नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ अगर आपसे कराऊं तो वो कुमाऊं क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक हैं ललित मोहन रयाल जी। एक बहुत विनम्र इंसान, एक बहुत संवेदनशील अधिकारी, और अगर बौद्धिक और साहित्यिक तबके की बात करूं तो उनके बीच में वो एक बेहतरीन साहित्यकार के तौर पर जाने जाते हैं। अपनी लेखनी में लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुतायत में किया है और गढ़वाली भाषा के शब्दों को, उसके मुहावरों को मुख्यधारा के साहित्य में लाने का काम किया है। हास्य व्यंग की उनकी शैली है। उत्तराखंड के पहले बैच के पीसीएस अधिकारी हैं, तो बहुत करीब से सिस्टम को देख रहे हैं, महसूस रहे हैं, तो वो तमाम सारी चीजें एक सटायर के तौर पर उनकी लेखनी में मौजूद हैं। आज हम उनके साहित्य पर नहीं, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के हवाले से उनसे बात करेंगे। ललित मोहन रयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। रयाल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि 4 साल पहले कुमाऊं क्षेत्र नियंत्रक का जो जिम्मा आपको मिला था, तो क्या चुनौतियां थी उस वक्त आपके सामने? बेसिकली जो मेरा ओहदा है, तो उसका जो मैंडेट है, उसकी जो ड्यूटीज़ थी, तो उसमें 2-3 बातें आती हैं कि सबसे पहले जो उपज है, किसानों की जो उपज है रबी और खरीफ की, तो उसको किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदना और किसानों को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, ये इंश्योर करना। दूसरी बात होती है कि उस खाद्यान्न को राइस मिलर से उसकी हलिंग करवाना, उसको कुटवाना। तो पीडीएस में जनरली क्या होता है कि क्वालिटी को लेकर पुअर क्वालिटी, तो शिकायतें रहती हाँ, हैं। तो उस पे आपका खास फोकस रहता है। मतलब ये क्लियर मैसेज रहता है डिपार्टमेंट में, और हमारा जो मैंडेट है कि नंबर 1 किसान को उसकी उपज का, उसके परिश्रम का जो निर्धारित मूल्य है वो समय से मिल जाए। दूसरा पॉइंट है कि जो एंड है हमारा उपभोक्ता, उसकी हांडी में जो खाना पके वो क्वालिटी का हो। तो ये 2 हमारे उद्देश्य होते हैं और इन दोनों चीजों पे हमारा फोकस रहता है जी। तो सर, कहाँ पाते हैं आप खाद्यान्न विभाग को इन दोनों ही मानकों में? हाँ, इसमें मतलब क्वालिटी को लेकर तो सारी जगह कंज्यूमर्स की तरफ से मतलब हमको पॉजिटिव फीडबैक ही मिल रहा है जी। कि इवन जो बाहर से एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या भारत सरकार की जो टीमें आती हैं, प्रति महीना हमारे स्टॉक और गोदामों को देखती है, तो वो हमेशा हमारे लिए मतलब अच्छी टिप्पणी करके जाते हैं कि उत्तराखंड के राशन के बारे में क्या कहना। जी सर, आज से अगर 1-2 दशक पहले की बात करें तो तब ऐसा नहीं था, चीजें अब बदली हैं, आपका ये कहना है? एक्चुअली भंडारण की चुनौती तो हमेशा रहती है कि हमारे यहाँ उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सरप्लस हो जाता है, तो उसको स्टॉक करना, और लंबे समय तक आप स्टॉक कर नहीं सकते क्योंकि जो खाद्यान्न है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली नेचुरली खराब होने लगता है। सर, गोदामों की क्या स्थिति है उत्तराखंड में? कितने गोदाम हैं? क्या पर्याप्त संख्या है कि हम राशन को रख सकें? मतलब अभी वर्तमान में खाद्यान्न के जो भंडारण के लिए है, तो कैपेसिटी का प्रॉब्लम, चैलेंज हमेशा बना रहता है। तो वर्तमान में हमारे कुछ विभागीय गोदाम हैं, लगभग 12 गोदाम हमारे पास टोटल हैं, और उसमें जो बफर गोदाम होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा भंडारण करना होता है। तो अभी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है और स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, उनके काफ़ी गोदाम हम लोगों ने हायर किए हुए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट अभी 50,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का गोदाम खटीमा में बनाने जा रही है, और ऋषिकेश में, रुड़की में। तो जो बेसिकली हमें ज़रूरत वहाँ पर होती है कि मैदान में तो अवेलेबिलिटी है खाद्यान्न की, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन खूब होता है और बाजार में भी उसकी उपलब्धता बनी रहती है। तो जो हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसका जो बेस है जहाँ से आप शुरू करते हैं कि मतलब वहाँ ऊपर क्राइसिस हो जाए या कोई कैलेमिटी हो जाए या कोई ऐसी चुनौती आ जाए कि बर्फबारी हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो बेस में कि अगर आपके पास है तो यहाँ कुमायूं हिल्स को एकदम से आप फास्ट जो है वहाँ पहुँचा सकें, तो आपके पास बेस में गोदाम होना चाहिए। वैसे ही गढ़वाल हिल्स की बात है, तो वो 1 लाख मीट्रिक टन क्षमता के जो हमारे नए गोदाम हैं वो प्रपोज्ड हैं और उन पे काम चल रहा है। जी सर, ये पहाड़ों में प्रपोज हैं या फिर मैदानी इलाकों में है? ये बेसिकली फुट हिल्स में रहते हैं कि वहाँ पर आपके पास भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब की सहूलियत होती है। फिर वहाँ से आप कम से कम समय में जो संबंधित जनपद हैं ऊपर के, वहाँ पहुँचा सकते हैं। जी। तो सर, फुट हिल्स की हम बात करें तो फिर भाबर भाबर में
भाबर में जी। सर क्या ऐसे छोटे छोटे फुटहिल्स क्या वहाँ नहीं बनाए जा सकते? छोटे गोदाम जो है उन्हें आंतरिक गोदाम कहते हैं जी तो इंटीरियर गोडाउन्स हैं जो जी उस पे भी मतलब वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो वाले एरियाज हैं जो शेडो एरियाज होते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे गोदाम प्रपोज्ड हैं, उनमें भी काम चल रहा है। जी जी सर, अगर हम पूरे देश के सिनारियों देखें तो कितना मीट्रिक टन राशन जो है वो समुद्रों में भी बहाया जाता है या फिर वो भीग कर खराब हो जाता है। तो पूरे देश की स्थिति, क्योंकि आप एक व्यापक दायरा आपका है, तो आप किस तरह से देखते हैं कैसी चीजें ठीक होंगी? अब तो काफी सुधार हुआ है और जब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं कि आपके स्टोर में कितना है, आपके स्टॉक में कितना है, आज मूवमेंट कितना हुआ है, दुकान तक कितना पहुंचा है, ये सब ऑनलाइन दर्ज रहता है जी। तो मतलब होता है कि जो खामियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, धीरे धीरे हम उसमें सुधार की दिशा में बढ़ते हैं। जी। तो उस हिसाब से काफी हद तक अब जो है मतलब हो रहा है, आगे भी इसके लिए काम चल रहा है। जी सर, जैसे अपने बचपन की जब बात करें तो सस्ते गल्ले की दुकानें ही एक तरह से रीढ़ हुआ करती थी। अगर नए स्कूल खुल गए तो कॉपियां भी हम वहाँ से लिया करते थे, बड़ी प्यारी सी मेरा देश महान की, कई उस तरह की फीलिंग्स वाली होती थी। तो वो स्वर्णिम दौर सस्ते गल्ले की दुकानों का, खाद्यान्न विभाग का, क्या लौट कर आएगा फिर कभी? बेसिकली जो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं तो वो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट था। फिर जब हरित क्रांति में नई उपज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और इन सब से उपजें खूब होने लगी तो मतलब उस समय तो ये भी दौर आया कि प्राइम मिनिस्टर को एक दिन उपवास रखने की अपील करनी पड़ी। बिल्कुल। लेकिन अब उसके बाद रैपिडली चेंज आया और इतना सरप्लस हो गया कि हम एक्सपोर्ट करने की हालत में आ गए। फिर जो आपने डिफरेंट जीन्स जो है कोऑपरेटिव की दुकानों में उनकी उपलब्धता की बात कही कि उसमें नोटबुक आई थी, डायरी आती थी और नमक भी होता था, सॉल्ट भी हालांकि होता मोटा था। हाँ। हाँ, सॉल्ट आता था। तो अभी इसमें मतलब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग अलग फॉर्मेट होता है कि कहीं पर उसमें जो खाद्यान्न तेल है, पॉम ऑयल है, सरसों का तेल है, मूंगफली है, दालें हैं, तो उस हिसाब से जहां जिस तरह की जरूरत होती है कि वहां अगर वो बाजार में अवेलेबिलिटी है और आसानी से मिल जा रहा है। जैसे अपने यहाँ जो खाद्यान्न की बात है कि ग्रेन मिलता है, शक्कर जो है केवल इस समय अंत्योदय परिवारों को मिल रही है क्योंकि बाजार में भी शक्कर का जो रेट है और जो सब्सिडाइज रेट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है जी। इसके अलावा और चीजें होती हैं कि जो मदर्स होती हैं हमारी या बच्चे होते हैं जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में आते हैं कि लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बच्चे हैं जो पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए करते हैं, तो आंगनबाड़ी सेंटर्स को दे रहे हैं। मतलब उनका अलग चैनल है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से उस काम को करते हैं। इसके अलावा जो हमारी पहाड़ की जो उपजें हैं जैसे गहत है, भट्ट है, राजमा है, तो वो भी एसएचजीज के उससे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मातृ समूह है, महिला समूह है, उनके माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी उसमें उपलब्ध कराई जाती है, दी जाती है जी। सर, कालाबाजारी कितना है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक छोटे स्तर का जो सस्ते गल्ले का जो विक्रेता है वो अपने लोकल बनिए को राशन को बेच देता है ज़्यादा दामों पर, चीनी बेच देता है, इसमें कितना कमी आई है? तो वही बात मैंने कंप्यूटराइजेशन की कही जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और जो आधार सीडिंग है तो उसमें पॉइंट ऑन सेल मशीनें होती हैं कि उसमें जो बायर है उसका निशान लगता है तो उसके अंगूठे से, उसके पासवर्ड से ही उसकी चीज डिलीवर हो सकती है जी। तो जो जब भी ये खामियां होती हैं सिस्टम में तो उसके लिए फिर मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया जाता है कि वो चीजें उन पे रोक लगे और वो कम से कम हो। जी सर, कितना कंप्यूटराइज हो चुका है? वो ऑलमोस्ट जो है सारी दुकानों में पॉइंट ऑन सेल दुकानें हैं जी। और वो मशीनें हैं तो उसमें वो टच करते हैं, उससे उपभोक्ता अपना सामान ले लेता है और वो चीजें सारी की सारी डिस्प्ले होती हैं ऑनलाइन। तो उसकी मॉनिटरिंग फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर मॉनिटरिंग का लेवल होता है जी। सर, क्या खाद्यान्न विभाग का ये भी काम होता है कि हम कैसे उपज को बढ़ाएं? पहाड़ का जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत कम सामान आ पाता है, तो कैसे पहाड़ की हम उपज को बढ़ा पाएं ताकि मंडी तक वो सामान पहुंचे? हाँ, बेसिकली उसके लिए ना और उसके लिए चैनल्स हैं कि जो उपज है या नई नस्लें हैं या नई वेराइटीज हैं, नए सीड्स हैं, नए प्रयोग जो हो रहे हैं तो उसमें जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में
कृषि विकास केंद्र KVKs होते हैं, जी। वो फार्मर्स के साथ जो लेबोरेटरी टू फार्मर या प्रयोगशाला से खेतों तक जो स्कीम है उनकी, उसका मैंडेट ही यही होता है। उसके अलावा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस दिशा में काम करती हैं। फिर उसको जो कलेक्ट करने के लिए है तो उसके लिए ग्रामीण हाट हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और जो मंडी है हमारी या मंडी के एक्सटेंशन हैं, ये सब इन कामों को करते हैं। जी सर, अभी कोई आंकड़ा है कि पहाड़ का कितना अनाज मंडी तक पहुंच रहा है या खाद्यान्न विभाग तक पहुंच रहा है? मतलब हम लोग तो वहीं पर अपना वो करते हैं कि जहाँ पर अधिशेष उत्पादन होता है, जहाँ सरप्लस होता है, और जहाँ पर मतलब वो भी बेसिकली हम लोगों का इस समय ग्रेन्स को लेकर है, खाद्यान्न को लेकर, रबी और खरीफ को लेकर। जी जी। गन्ना तो खैर 100% मिल में ही आता है, वो खुले बाजार में केवल कोल्हू में जाता है। जी। तो बाकी जो उपज है, जो ऑर्गेनिक हमारी फार्मिंग है, उसकी वैल्यू काफी ऊपर है। तो वो प्रगति मैदान या शिल्प एम्पोरियम या देहरादून की हाट, तो ऐसी चीजों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। जी जी जी। सर, एक बहुत ही जिम्मेदार आप नागरिक हैं, साहित्यकार हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारी आप अतिरिक्त समझते हैं कि इस पद पे आने के बाद? इसमें बेसिकली वही होता है कि आपकी भूमिकाएं निर्धारित होती हैं कि जिस भी ओहदे में आपके ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, तो उसमें ये होता है कि जो जरूरतमंद है, जिसका वो ड्यू बनता है, उसको वो बिना देरी के मिल जाए, और जो आपका डिस्पोजल है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और जो आम जन है उसका व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल हो। तो ये कोशिश रहती है। तो दयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ में इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये बातचीत अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो चूंकि एक कम्युनिटी रेडियो है, तो इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।